और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र इस तरह रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। तेज धूप, भीषण गर्मी और चारों तरफ आग लगाकर सूर्य की उपासना करती एक साध्वी की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। राजस्थान के पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन के पास साध्वी निष्ठा प्रिया 45 डिग्री तापमान के बीच आग जलाकर ये साधना कर रही हैं। शांत और एकांत जगह में तेज धूप और लू के बीच उनकी ये उपासना चर्चा का विषय बनी हुई है। लगभग 31-32 वर्ष की इनकी आयु है और 11 वर्ष हो गए उन्हें इस सूर्य साधना करते हुए। सुबह 10 बजकर ये अपने इस आसन पे बैठती है, शाम को 5 बजे तक इसी आसन पे रहती है। इस बीच में ये मौन रहती है, निराहार रहती है, कोई खान पान नहीं रहता इनका। मौसम की बेरुखी भी श्रद्धालुओं की आस्था को डिगाने में नाकाम है। ये तस्वीरें गंगोत्री नेशनल हाईवे की हैं, जहां श्रद्धालु खराब मौसम के बावजूद भक्तिभाव से नाचने गाने में मशगूल नजर आए। मध्य प्रदेश के इंदौर के तीर्थयात्रियों का ये जत्था मां गंगा के जयकारे लगाते हुए यात्रा को लेकर खूब जोश में दिखे। यमुनोत्री धाम की यात्रा कर ये गंगोत्री धाम की ओर बढ़ रहे थे। दुर्गम स्थल की यात्रा करना, उसमें जोश और आदम और साहस की जरूरत होती है। अब गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। इस बार थोड़ी यात्रा कम दिख रही है क्योंकि बर्फबारी हो रही है, इसलिए। पहला बड़ा मंगल के अवसर पर देश भर के हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता नजर आया। लखनऊ के अलीगंज स्थित हनुमान मंदिर से लेकर अयोध्या के हनुमानगढ़ी तक में श्रद्धालु हनुमान जी की पूजा अर्चना में लीन नजर आए। लखनऊ के अलीगंज में स्थित हनुमान मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहीं से बड़ा मंगल की शुरुआत हुई थी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम रेलवे स्टेशन पर एनडीआरएफ और रेलवे की टीम ने मिलकर मॉक ड्रिल किया। इस दौरान किसी अनहोनी की स्थिति में किस तरह यात्रियों की सुरक्षा की जा सकती है, जवान इसकी तस्वीर पेश करते नजर आए। किसी एक्सीडेंट के दौरान किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, इस मॉक ड्रिल के जरिए ये बताने की कोशिश की गई। लखनऊ में एक युवक को सड़क पर स्टंट दिखाना भारी पड़ गया। स्टंट का उसका वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में आरोपी युवक गौतम बुद्ध पार्क इलाके में सड़क पर बेखौफ होकर स्टंट दिखाता नजर आ रहा है, लेकिन उसकी यह हरकत उसके साथ ही वहां से गुजरने वालों के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। लिहाजा वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए युवक को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी है, जिसका गलत इस्तेमाल शुरू हो चुका है। वैसे तो एआई को मानव इतिहास का सबसे जबरदस्त आविष्कार बताया जा रहा है। इससे दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव लाने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन लगे हाथ कई जानकार मान रहे हैं कि एआई इंसानों के लिए ही चुनौती बन सकता है। फिलहाल सबसे बड़ी आशंका इसके गैर कानूनी और खतरनाक इस्तेमाल की है। अमेरिका में एआई के जरिए एक लड़की की आवाज तैयार की गई और उसकी मां से फिरौती की रकम मांगी गई। तो चीन में फेक न्यूज और पिक्चर बनाकर ट्रेन हादसे की खबर फैलाई गई। यकीनन एआई नई संभावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना भी जरूरी है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी वो तकनीक जो एक तरह से चमत्कार है, जिसके जरिए हर जवाब और हर समाधान हासिल किया जा सकता है और जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि ये इंसान और मशीन के बीच का फर्क खत्म कर देगी। लेकिन इससे जुड़े खतरे भी हैं, इससे जुड़ी चिंताएं भी हैं। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैट जीपीटी को एक क्रांति माना जा रहा है, जो आने वाले दिनों में दुनिया की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि इसके जरिए किसी भी सवाल का जवाब मिल सकता है और दुनिया भर के डेटा का विश्लेषण करके पलक झपकते नई चीज बनाई जा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी की आवाज के सैंपल से उसकी पूरी बातचीत
तैयार की जा सकती है, और वो भी इतनी सटीक कि फर्क करना मुश्किल हो जाए। लेकिन इसी तकनीक का इस्तेमाल करके अमेरिका में एक मां को उसकी बेटी को अगवा करने की धमकी दी गई और सबूत के तौर पर बेटी की आवाज सुनाई गई। यानी इस तकनीक का आपराधिक इस्तेमाल भी हो सकता है, और इसलिए इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के एरिजोना में रहने वाली जेनिफर डिस्टेफनो के साथ क्या हुआ। जेनिफर के पास एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन उठाते ही उन्हें उनकी 15 साल की बेटी की आवाज सुनाई दी। इसके बाद एक शख्स की आवाज आई जिसने कहा कि जेनिफर की बेटी उसके कब्जे में है और अगर वो उसे बचाना चाहती है तो $1 मिलियन यानी करीब 8 करोड़ रुपए दे। फोन पर पीछे से जेनिफर की बेटी की आवाज आ रही थी जो मदद की गुहार लगा रही थी। जेनिफर ने कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आरोपी $50,000 पर मान गया। फोन पर बेटी की आवाज सुनते ही जेनिफर का घबराना लाजमी था। उसकी आवाज से साफ लग रहा था कि वो किसी बदमाश के कब्जे में है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हकीकत में जेनिफर की बेटी पूरी तरह सुरक्षित थी और अपने दोस्तों के साथ थी। जेनिफर ने बेटी के दोस्तों को फोन लगाया तो पता चला कि वो बिल्कुल ठीक थी और अपने स्की ट्रिप के मजे ले रही थी। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि फोन पर उसके रोने की आवाज जेनिफर को हूबहू अपनी बेटी की तरह लगी। यानी मां को एक बार भी उसकी आवाज पर शक नहीं हुआ। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है और इसके ऐसे ही आपराधिक इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई जा रही है। जेनिफर के किए गए फोन की जब जांच हुई तो पता चला स्कैमर्स ने एआई का इस्तेमाल करके जेनिफर की बेटी की आवाज बनाई थी। हो सकता है कि स्कैमर्स ने उसके पब्लिक इंटरव्यूज से उसकी आवाज के सैंपल लिए हों। देखने वाली बात है कि जेनिफर से पैसे ट्रांसफर करने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि उन्हें किडनैपर्स से मिलना था। हो सकता था कि जेनिफर जैसे ही मिलती उनको अगवा कर लिया जाता। यानी एआई तकनीक से आपके घर वालों की आवाज बनाकर आपको धोखा दिया जा सकता है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। इसलिए जहां एक तरफ तमाम बड़ी टेक कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में जुटी हैं, वहीं इसके इस्तेमाल से धोखाधड़ी का खतरा मंडरा रहा है। चीन में भी फर्जीवाड़े का एक ऐसा ही मामला सामने आया है। गांसू राज्य में एक आदमी ने चैट जीपीटी के इस्तेमाल से ट्रेन हादसे की झूठी खबर बनाई और दावा किया कि इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले भी उसने चैट जीपीटी के जरिए फेक स्टोरी बनाकर ऑनलाइन ब्लॉग्स पर डाली थी। चीन में चैट जीपीटी पर बैन है और एआई के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कड़ा कानून बनाया गया है। दलील है कि एआई के जरिए झूठी खबरें बनाई और फैलाई जा सकती हैं। भारत में भी चैट जीपीटी और एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए जरूरी है कि इसके साइड इफेक्ट को लेकर सावधान रहा जाए और सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुछ दिन पहले गॉडफादर ऑफ एआई कहे जाने वाले जेफरी हिंटन ने गूगल से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद हिंटन ने कहा कि उन्हें इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि जिस तकनीक यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उन्होंने लंबे समय से काम किया, उससे आने वाले समय में दुनिया को बड़ा खतरा होने वाला है। इसी तरह चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन भी एआई के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। एलन मस्क समेत कई टेक दिग्गजों ने एआई के लिए गाइडलाइंस तय करने की मांग की है। यानी कि एआई के जरिए जहां विशाल संभावनाएं हैं, वहीं कई आशंकाएं भी है। इसे समझने के लिए हमने बात की साइबर एक्सपर्ट साक्षर दुग्गल से। एक
आदमी ने एआई के जरिए अपनी आवाज बदल के किडनैपिंग की और उस पूरे किडनैपिंग को अंजाम दिया, तो इसको कैसे देखते हैं आप? ऐसे क्राइम का ये तरीका यूजिंग एआई कितना डेंजरस है? देखिए, आज के दौर में मैं कहूँगा एआई रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया है और ऐसे कई सारे केस अब आएंगे, क्योंकि अब हो क्या रहा है, जैसे एआई का रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई है तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग एआई के यूज ला रही हैं। हमें एआई के काफी फायदे तो दिखते हैं कि आपका काम आसान हो जाता है, कई चीजें आती हैं, कई एआई ऐसे भी है जो आपकी आवाज बदलते हैं, लेकिन हम इंसानों की हम कह सकते हैं हमारी फितरत है कि हम जो उसके नुकसान हैं वो नहीं देखते। तो इस केस में भी हमने देखा कि कैसे आवाज बदल के आप बहुत अच्छे काम भी हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ बुरे काम का भी मतलब आप काफी अंजाम उनको दे सकते हैं। और आखिरकार ये अभी शुरुआत है और आगे देखिए काफी कुछ ऐसा होता रहेगा। तो साइबर क्राइम में एआई एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो जो साइबर एक्सपर्ट है, साइबर क्राइम जो जिस तरीके से हैंडल करते हैं, उसमें क्या प्रिकॉशंस देखते हैं, मतलब कैसे रोका जा सकता है इन क्राइम्स को बढ़ने से? देखिए, मैं कहूँगा सबसे बड़ी चीज़ है अवेयरनेस। अगर हमें अवेयर ही नहीं है हम कि कौन से एआई की क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या क्या नई चीज़ें आ गई, तो हम उसको टैकल भी नहीं कर सकते। तो चाहे हम आम आदमी हो, चाहे कोई साइबर एजेंसी हो, अवेयरनेस सबसे बड़ा की रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप अवेयर हैं तो आपको पता है हम क्या चीजें यूज कर सकते हैं इसको टैकल करने के लिए। बहुत सारी आज साइबर एजेंसीज कुछ महीने से, जैसा मैंने कहा, एआई रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई है, तो वो देख रहे हैं कैसे एआई के अलग अलग जो सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग कंपनी जो एआई के नए नए टूल ला रही हैं, उनसे कैसे हम टैकल कर सकते हैं। इन चीजों में मैं कहूंगा सबसे बड़ी चीज है अवेयरनेस की, पता होना चाहिए एआई क्या कर सकता है, और एट द सेम टाइम आपको ये भी पता होना चाहिए मुझसे टैकल कैसे करें। विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले कर्नाटक में बजरंगबली का जोर नजर आया। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सेस में, जहां पर देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं। आपका इंतजार। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले बजरंगबली पर रहा जोर। मैसूर में कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार के साथ ही पूर्व सीएम सिद्धारमैया भी पहुंचे चामुंडेश्वरी मंदिर, किए हनुमान जी के दर्शन। हुबली में कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई समेत बीजेपी नेताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। बता दें कि कर्नाटक चुनाव के लिए बुधवार को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 13 मई को आएंगे। इस चुनाव में कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन लगाने के जवाब में बीजेपी ने बजरंगबली को बड़ा मुद्दा बना दिया है। विपक्षी एकता की कोशिशों में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात। नीतीश विपक्षी एकता को लेकर काफी सक्रिय हैं। इससे पहले वो कई पार्टियों के बड़े नेताओं से इस मुद्दे पर मिल चुके हैं। मंगलवार को वो नवीन पटनायक से मिलने पहुंचे। आपसी बातचीत के बाद दोनों नेता मीडिया के सामने भी आए, जहां उन्होंने राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा से इनकार करते हुए इसे पुराने रिश्ते की मुलाकात करार दिया। पॉलिटिकल डिस्कशन है, हम लोग का तो पुराना रिश्ता है। आप सब पॉलिटिकल बात की चिंता मत करिए। हम लोगों का संबंध इतना ज्यादा है कि पॉलिटिकल बात सोचने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं सचिन पायलट। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर दिए गहलोत के बयान पर साधा निशाना। कहा उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं वसुंधरा हैं। अपनी मांगों की अनदेखी करने का भी लगाया आरोप। 11 मई से जनसंघर्ष यात्रा निकालने का किया ऐलान। उनको उठाकर मैं एक जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहा हूं, जो 11 तारीख को शुरू होगी अजमेर से और जयपुर की तरफ हम लोग आएंगे। लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा है। जन संघर्ष यात्रा लोगों के हितों के लिए, करप्शन के खिलाफ, नौजवानों के संरक्षण के लिए। उनकी आवाज को हम सुनेंगे, उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर राजनीति जारी है। कुछ राज्यों में से टैक्स फ्री किया जा रहा है तो किसी राज्य में बैन। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश ने भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है, तो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इसे बैन कर दिया गया है। ट्रेलर लॉन्च होने के बाद से ही ये फिल्म विवादों में घिर गई थी। बर्फबारी के बाद केदार घाटी में मौसम हुआ साफ। बाबा केदार के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। मौसम साफ रहने पर केदारनाथ पहुंचा वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर। पुनर्निर्माण सामग्री को लेकर पहुंचा बाबा की नगरी। इसके अलावा केदारनाथ धाम में दूसरे चरण का पुनर्निर्माण का काम भी शुरू हो गया है। आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। आज शेयर बाजार में सपाट कारोबार रहा। सेंसेक्स 2 अंक की गिरावट के साथ 61,761 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में महज 1 अंक की तेजी रही। ये 18,265 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में बढ़त और सिर्फ 11 में गिरावट देखने को मिली।
दिल्ली सराफा बाजार में सोना महंगा हुआ है और चांदी के भाव में गिरावट आई है। दिल्ली में सोने का भाव 450 रुपए की तेजी के साथ 61,300 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी की कीमत 380 रुपए की गिरावट के साथ 77,400 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी महारेरा उन प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर सकता है जिन्होंने तिमाही प्रोग्रेस रिपोर्ट अपलोड नहीं की है। महारेरा के मुताबिक महाराष्ट्र में जनवरी में रजिस्टर्ड 750 में से 500 से अधिक प्रोजेक्ट्स ने रजिस्ट्रेशन के 3 महीने बाद भी अपने QPR अपलोड नहीं किए हैं। फिलहाल उन्हें वार्निंग नोटिस जारी किया जाएगा। लोगों को नौकरी खोजने में मदद करने वाले प्लेटफॉर्म लिंक्डइन ने 716 एम्प्लॉय को निकालने का ऐलान किया। लिंक्डइन के मुताबिक डिमांड वेवर के रूप में कर्मचारियों की छंटनी होगी। इनमें सेल्स, ऑपरेशंस और सपोर्ट टीम्स के ज्यादातर एम्प्लॉयज प्रभावित होंगे। कंपनी ने चीन में इन करियर ऐप को बंद करने का भी फैसला लिया है। चलिए अब रुक कर लेते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों की वजह से देश का बिजनेस इकोसिस्टम लगातार बेहतर हो रहा है और इसका बड़ा फायदा महिलाओं को भी मिल रहा है। आपको बता दें कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर की 2022-23 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिलाएं खुद का बिजनेस शुरू करने के मामले में काफी आगे निकल गई है। इस मामले में दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी वाले देशों में अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। आबादी में लगभग बराबरी पर खड़े चीन के मुकाबले भारत में अपना बिजनेस शुरू करने वाली महिलाओं की तादाद दुगुने से भी ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के नए उद्यमियों में महिलाओं की हिस्सेदारी जहां 11% तक थी, वहीं चीन में ये आंकड़ा सिर्फ 5% है। इसके अलावा अमेरिका के उद्यमियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 18% थी, जर्मनी में 7% और जापान में सिर्फ 3.6% है। रिपोर्ट के मुताबिक नया बिजनेस शुरू करने के लिए बेहतर देशों में भी UAE, सऊदी अरब, ताइवान के बाद भारत चौथे नंबर पर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के कुल 5 करोड़ 85 लाख उद्यमियों में 80 लाख महिलाएं हैं, जो कि 14% हिस्सेदारी के बराबर है। भारत में 20% MSME इंडस्ट्रीज की मालिक महिलाएं हैं और देश में करीब 23% लोगों को यही कंपनियां रोजगार दे रही हैं। अनुमान है कि साल 2030 तक महिलाओं के मालिकाना हक वाली 3 करोड़ से ज्यादा नई कंपनियों में 15 से 17 करोड़ तक रोजगार के अवसर बनेंगे। पिछले साल केंद्र सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए हर स्टार्ट नाम से एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म शुरू किया था। इस प्लेटफॉर्म के जरिए महिलाओं को स्टार्टअप के लिए 1 साल तक हर महीने 20,000 तक की आर्थिक मदद दी जाती है। को शुरू करने में भारत ने काफी माहिरियत हासिल की है और भारत ने पिछले 7-8 साल में जो रिफॉर्म्स की हैं, जो खास करके 2014 में जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 142वें रैंक में थे, उसके बाद हमने 2020 तक जो 63वें रैंक तक की इम्प्रूवमेंट की, उसमें बहुत सारी रिफॉर्म्स हुई और रिफॉर्म्स विजिबल थी, जिसकी वजह से हम वर्ल्ड बैंक की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके मुताबिक हम 63वें रैंक पर इम्प्रूव कर चुके थे। लेकिन अभी के जो आंकड़े हैं, अभी की जो रिपोर्ट्स हैं, वो बताती हैं कि भारत बिजनेस शुरू करने में टॉप 5 इकोनॉमीज में आ गया है और भारत ने इस मामले में काफी उपलब्धि की है और बहुत सारी रिफॉर्म्स होने के वजह से भारत इतनी इम्प्रूवमेंट कर पाया है। और महिलाओं ने खास करके जो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे हैं, जो बिजनेस शुरुआती में जो आसान तरीके से बिजनेस शुरुआत कर सकती हैं, तो हम पहले अमेरिका को छोड़ के तो उसके बाद हम दूसरे नंबर पे महिलाओं के बिजनेस शुरू किए जाने के जो आसान तरीके हैं, उसमें हम दूसरे स्थान पर हैं पूरी दुनिया में। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा है दिल्ली मेट्रो की सख्ती। हाल ही में मेट्रो में आपत्तिजनक हरकतों की शिकायत के बाद अब DMRC एक्शन मोड में आ गई है। DMRC ने मेट्रो में फ्लाइंग स्क्वाड की तैनाती के साथ साथ कई अहम फैसले लिए हैं। दिल्ली मेट्रो में आपत्तिजनक हरकतें करने वालों पर अब DMRC की कड़ी नजर है। पिछले दिनों लगातार आई शिकायतों के बाद अब DMRC ने इससे निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। मेट्रो के कोच में पेट्रोलिंग करने के लिए DMRC ने फ्लाइंग स्क्वाड तैनात करने का फैसला किया है। इस स्क्वाड में पुलिस और CISF के जवान होंगे। पेट्रोलिंग करने वाले जवान सिविल ड्रेस में भी हो सकते हैं। लोगों पर नजर रखने के लिए ये खुद मेट्रो में सफर करेंगे।
डीएमआरसी की 5 फ्लाइंग स्क्वाड है। हर फ्लाइंग स्क्वाड में 3-4 लोग रहेंगे। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे पर भी नजर रहेगी। जिन पुराने डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, उनमें कैमरे लगाए जाएंगे। आपत्तिजनक वीडियो की शिकायत के लिए डीएमआरसी पहले ही हेल्पलाइन नंबर 155370 जारी कर चुका है। डीएमआरसी के मुताबिक फ्लाइंग स्क्वाड का इस्तेमाल पहले महिला कोच में पुरुषों की एंट्री न हो इसके लिए किया जाता था, लेकिन हालिया चुनौती से निपटने के लिए अब यही फ्लाइंग स्क्वाड मेट्रो में यात्रियों की आपत्तिजनक हरकतों पर भी नजर रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब जानते हैं कि डीएमआरसी की इस सख्ती को लेकर लोग क्या कह रहे हैं। तो जिस तरह से मेट्रो में लगातार ऑब्सीन चीजें देखने को मिल रही थी, अब मेट्रो कह रहा है कि फ्लाइंग स्क्वाड छोड़ेंगे, सिविल ड्रेस में पुलिस होगी, कोई कुछ करता मिले तो तुरंत पकड़ेंगे और तुरंत ही इसके ऊपर एक्शन लेंगे। लग रहा है इससे कुछ फायदा होगा या फिर लोगों को अपने आप सुधरना पड़ेगा? आइडियली तो लोगों को अपने आप ही सुधरना चाहिए, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे सब लोग उसको आई थिंक वायरल होने के लिए अब यूज कर रहे हैं एंड वो दूसरों के लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो मे बी थिंग्स वुड बी बेटर, बट आइडियली थोड़ा समझाना चाहिए लोगों को, ये जोर जबरदस्ती वाली चीज भी नहीं है। हाँ, लेकिन मेट्रो ये भी कहता है कि अगर आप को पैसेंजर हो, कोई और पैसेंजर कुछ हरकत कर रहा है तो लोग भी उसको रोक नहीं रहे हैं, फोटोज बना रहे हैं, वीडियोज बना रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, पर रोक नहीं रहे हैं। उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो रोके और कंप्लेन करें मेट्रो की कि भाई ये स्टेशन रहा, ये बंदा रहा। तो आइडियली जब कोई रोकने जाता है तो उस पर झगड़ा झंझट और होता है, तो आई थिंक फॉर दैट रीजन लोग शायद ना रोकते हो यहाँ पे। अब जो फ्लाइंग स्क्वाड का कॉन्सेप्ट है, लग रहा है कुछ हेल्प मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और हर कम से कम महिला कोच में तो ये रखना ही चाहिए। क्या ये पब्लिक की यूटिलिटी की चीजें हैं और सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत अच्छी। सफर करते होंगे, बहुत परेशान हो गए थे लगातार, जैसे वीडियोस फोटोज सामने आ रहे थे। जी जी, बहुत काफी बीच में परेशानियां आई हैं, लेकिन अभी उससे पहले बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। और यदि ये फ्लाइंग स्क्वाड का कॉन्सेप्ट रखा है तो विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर सिविल ड्रेस में पुलिस घूमती है मेट्रो में, ओके, तो कहीं ना कहीं ये लेडीज के लिए एक तरीके से प्रोटेक्शन होगा, जस्ट बिकॉज अगर अनहैपनिंग बाय द ऑन द स्पॉट ऑफ सिचुएशन अगर पुलिस उन्हें कैचअप करती है तो लोगों में एक तरीके से इसको लेके डर भी पैदा होगा, जिसके बिहाफ पे ये कम होगी, ये मिसहैपनिंग कम होगी। ये कपड़े को लेके हो गया, फिर जो भी मिसहैपनिंग होती है या लड़कियों के साथ मेट्रोज में, तो दिस इज द वेरी गुड एक्शन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। बहुत अच्छा लग रहा है। अगर गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है, ऐसा तो गवर्नमेंट को बहुत पहले सोच लेना चाहिए था, क्योंकि मान लीजिए मेट्रो के अंदर हर तरह की लड़कियां परिवार के साथ लोग सफर करते हैं और सभी लड़की चाहती है कि हम सुरक्षित जाएं और हम ऐसे कपड़े पहने जिसका इंप्रेशन समाज के ऊपर एक अच्छा पड़े। तो इसलिए जो है कपड़े, लड़कियों को भी चाहिए कि साफ सुथरे कपड़े पहन करके जाए सार्वजनिक जगह पर। और गवर्नमेंट ने अगर इस तरह की चीजें की व्यवस्था की है तो वो अच्छा है। पब्लिक होर्डिंग पर मुंबई से जुड़ी एक अच्छी खबर। मुंबई में फ्लैट या फिर मकान मालिकों और किराएदारों को मुंबई पुलिस ने बड़ी राहत दी है। मुंबई पुलिस ने किराए पर घर देने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने किराए पर घर देने के लिए एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। मुंबई पुलिस के नए निर्देश के मुताबिक अब मकान मालिक सिर्फ किराएदार की सभी जरूरी जानकारी देकर भी घर को किराए पर उठा सकते हैं। मुंबई में पहले मकान या फिर फ्लैट किराए पर देने के लिए पुलिस से एनओसी लेना जरूरी था। मकान मालिक को एक पोर्टल में किराएदार की पूरी जानकारी अपलोड करनी होती थी, इसके बाद ही किराएदार को रखने की अनुमति मिलती थी। लेकिन मुंबई पुलिस ने नया निर्देश जारी कर कहा है कि एनओसी की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि फ्लैट या फिर मकान मालिकों को अभी भी पुलिस रिकॉर्ड के लिए अपने किराएदार के बारे में आवश्यक जानकारी देना जरूरी है। साथ ही पोर्टल में दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य है। फ्लैट या मकान मालिकों को तय समय सीमा के अंदर ही मुंबई पुलिस को किराएदार के बारे में जानकारी देनी होगी। पुलिस को ये जानकारी ऑनलाइन भी दी जा सकती है या फिर संबंधित पुलिस स्टेशन में जाकर या डाक के जरिए भेजी जा सकती है। पुलिस ने बताया कि किराएदार के बारे में सही जानकारी देने की जिम्मेदारी मकान मालिकों की ही होगी। अगर किराएदार के बारे में कोई भी गलत जानकारी दी गई तो पुलिस मकान मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने पर घमासान मच गया है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सेस पेपर, जहां दुनिया की कई और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट से हुई। इमरान खान को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो अदालत के कमरे में बायोमेट्रिक्स देने पहुंचे थे। पाकिस्तानी रेंजर्स ने कमरे के कांच तोड़कर इमरान खान को घसीटते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान इमरान खान और उनके समर्थकों से मारपीट भी की गई। उनके ऊपर पेपर स्प्रे भी किया गया। इमरान की गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान में उनके समर्थकों ने जगह जगह प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा बलों की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ रहा है। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस के रेड स्क्वाड पर हुआ विक्ट्री डे परेड का आयोजन। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी सेना के खिलाफ फतेह हासिल करने की याद में हर साल इस परेड का आयोजन किया जाता है। इसके जरिए द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इससे पहले अपने संबोधन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि जंग में हमारे इरादे साफ हैं, हमें क्या करना है हमें पता है। स्वीडन और ब्रिटेन की नौसेना का स्टॉकहोम द्वीप समूह पर चल रहे सैन्य अभ्यास की तस्वीरें सामने आई हैं। इस ड्रिल में 14 और देशों के 26,000 सैनिक शामिल हैं। स्वीडन नाटो में शामिल होने के मकसद से अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। बता दें कि स्वीडन और फिनलैंड ने साल 2022 में नाटो का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था। फिनलैंड को तो नाटो में शामिल कर लिया गया, लेकिन स्वीडन को अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिली है। इंडियंस के खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर आईपीएल से बाहर हो गए हैं। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं खेल चक्कर। लियोनेल मेसी को लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। मेसी को ये पुरस्कार पिछले साल हुए फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को जीत दिलाने के लिए दिया गया। इसके अलावा अर्जेंटीना टीम को लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर घोषित किया गया, जबकि टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। एशिया कप को लेकर पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक एशिया कप क्रिकेट का आयोजन अब पाकिस्तान में नहीं बल्कि श्रीलंका में हो सकता है। पहले ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना था, जिसमें जाने से भारत ने मना कर दिया था। उसके बाद से ही पाकिस्तान में एशिया कप के होने पर सवालिया निशान लग गए थे। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान नीतीश राणा पर 12 लाख का जुर्माना लगा। ये जुर्माना स्लो ओवर रेट की वजह से लगाया गया है। पंजाब के खिलाफ 8 मई को ईडन गार्डन्स में खेले गए मैच में तय समय पर मानक के हिसाब से ओवर नहीं होने पर नीतीश पर पहली बार ये जुर्माना लगा। हालांकि मैच में केकेआर ने पंजाब पर 5 विकेट से जीत दर्ज की। जोफ्रा आर्चर चोट के चलते आईपीएल से बाहर हो गए हैं। मुंबई इंडियंस ने जोफ्रा को 8 करोड़ में खरीदा था। टीम के अहम तेज गेंदबाज का बाहर होना मुंबई इंडियंस के लिए एक झटका है। आईपीएल 2023 में जोफ्रा ने 5 मैच खेले, हालांकि इसमें वो ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए। 5 मैच में उन्हें महज 2 विकेट हासिल हुए। जोफ्रा की जगह टीम में क्रिस जॉर्डन को शामिल किया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 17वें दिन भी जारी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि पहलवान अब एशियाई खेलों की ट्रायल्स की तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने अब मैट पर अभ्यास शुरू कर दिया है। ये पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।